हमने मेरिट्स की थी डेमोक्रेसी की अभी, अब हम कर रहे हैं डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स। डीमेरिट मीन्स जो डेमोक्रेसी की नेगेटिव बातें हैं, जो डेमोक्रेसी की कमियां हैं, उनको हम स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना इंडिविजुअल का, वो क्या है? वो ये है कि जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं और वो सब अपना गुड और बैड डिसाइड कर सकते हैं, यही मानते हैं ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी पीपल को राइट टू वोट, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, वो सभी को प्रोवाइड किया जाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। बट एक्चुअली क्या होता है, जो रिसर्चर्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने अपने रिसर्च से ये प्रूव किया है कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, ठीक है। ओनली जो 20 to 30%, सिर्फ जो 20% या 10% पीपल हैं वही इंटेलिजेंट होते हैं, जो लॉजिकली सोच सकते हैं, अपना गुड और बैड डिसाइड कर सकते हैं। बाकी सारे के सारे जो इंडिविजुअल हैं या ह्यूमन है वो माइंडलेस क्रिएचर है, जो एक तरह से भीड़ जो काम कर रही है वही वो करेगी। तो इस हिसाब से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी ना ऐसे लोगों के द्वारा, वो फिर कैसी होगी? वो एक भीड़ के द्वारा बनेगी गवर्नमेंट होगी, और भीड़ मतलब जो माइंडलेस लोग हैं वो जिस साइड जाएंगे उन्हीं की गवर्नमेंट बन जाएगी। तो जो गवर्नमेंट बनेगी वो बहुत एक तरह से इंटेलिजेंट लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कि इंडिविजुअल जो है वो इंटेलिजेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का वो कन्फ्यूज़न वाला है, और ये इसकी एक नेगेटिव बात है डेमोक्रेसी की, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब इसमें क्या है, देखो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। कंट्री में जितनी भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी ना, उतना ही कंट्री को लॉस है। कैसे? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, वो लोगों को अपनी विचारधारा के हिसाब से ही जोड़ते हैं अपने साथ, उनको उसी हिसाब से उनके माइंड को वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उतने ही टाइप की कंट्री के अंदर आइडियोलॉजी होगी, लोगों के विचार अलग अलग होंगे, अलग अलग मतलब चीज़ों के बारे में लोगों की राय अलग अलग होगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको वही बात बताई होगी जो उनके फ़ायदे में है, जो उनके अच्छे के लिए है। लोगों को वही बात पॉलिटिकल पार्टी वाले टीच करेंगे। तो इससे क्या होगा, कंट्री के अंदर ना एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या डिवीज़न क्रिएट हो जाएगा कि जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उतने ही टाइप के लोग होंगे कंट्री के अंदर। तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की जो विचारधारा है वो अच्छी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा ख़राब है। यही हम अपनी कंट्री में देखते हैं, है ना। लोगों को पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है इसका मीनिंग क्या है और इसका क्या अच्छा है, क्या बुरा असर पड़ेगा। बट बिना उसको स्टडी किए लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है कि आप इसको अपोज करो, है ना। तो इस हिसाब से डेमोक्रेसी जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, और जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उतना ही डेमोक्रेसी को लॉस होगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है ना वो इर्रिस्पॉन्सिबल फॉर्म है। कैसे? गवर्नमेंट आएगी 5 ईयर के लिए, वर्क किया और चले गए, है ना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। वो क्या बोलेंगे, हम तो वर्क करना चाहते थे, जो अपोजिशन वाले उन्होंने हमको वर्क नहीं करने दिया, या फिर जो पिछली गवर्नमेंट चल रही है उसने इतने ज़्यादा जो मनी है गवर्नमेंट की वो वेस्ट कर दी कि हमारे पास पैसे नहीं बचे वर्क करने के लिए, तो हम लोगों का वेलफेयर कैसे करें, है ना। इस तरह की जो एक्सक्यूज़ है वो देख करके जो गवर्नमेंट जिसने चलाई है वो निकल जाता है। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक तरह से इर्रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट साबित होती है, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। सब आते हैं 5 ईयर के लिए, लूटते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, रेगुलर इलेक्शन होते हैं टाइम टू टाइम, है ना। गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो पीपल तक पहुंचानी पड़ती हैं, उनका प्रमोशन करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, एड्स करनी पड़ती हैं। तो एक और चीज़ हम देखते हैं, एमएलए जो है वो कितने 50 60 लाख एक सीट के ऊपर खर्च करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और कितना टाइम लगता है इलेक्शन के अंदर, है ना। तो डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन करवाने में और इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा ख़राब होता है और टाइम भी ख़राब होता है। तो डेमोक्रेसी की एक नेगेटिव बात है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक की मनी को वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के टैक्स के पैसे का मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है, इलेक्शन के नाम पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, डिसइंटरेस्टेड
वोटर्स। अब इसमें क्या है, देखो जब भी इलेक्शन होते हैं ना हमारे, चाहे किसी भी लेवल के हों, वो लोकल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, उनमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो मेयरली 50 to 60% रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5% ऑफ द पीपल तो वोट डालने नहीं जा रहे, है ना। तो इसका मतलब जो वोटर्स हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में, क्योंकि उनको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट बननी है ना वो तो सारे के सारे करप्ट हैं, किसी को भी वोट डाल दो, कोई कंट्री का या स्टेट का या हमारे लोकल लेवल पे कोई भला तो होने वाला है नहीं, है ना। तो लोग ये सोचते हैं, इसलिए वो इलेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, और वो इंटरेस्ट नहीं लेते इसी वजह से जो गलत गवर्नमेंट है वो चुन ली जाती है, ठीक है। तो डिसइंटरेस्टेड वोटर होना ये भी एक डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी डीमेरिट है। नेक्स्ट जो है वो है वीक गवर्नमेंट इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी। जब भी कंट्री में एमरजेंसी आती है, एमरजेंसी मीन्स जो वॉर की सिचुएशन होती है, उसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा ही एक वीक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रूव होती है। कैसे, देखो अगर हमने किसी भी कंट्री के खिलाफ कोई एक्शन लेना है या वॉर हमने इनिशिएट करनी है, तो हमें प्रॉपर एक सिस्टम बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको फॉलो करना पड़ता है। हमें पार्लियामेंट से मीटिंग करनी पड़ेगी, एमपी से हमें जो प्रपोजल है वो पास करवाना पड़ेगा, हमें प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इन सब परमिशंस के अंदर और सिस्टम को फॉलो करने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और एक और चीज़, डेमोक्रेसी के अंदर पावर किसी वन पर्सन के पास सेंट्रलाइज्ड नहीं होती, पावर सब एमपीज़ में है, या जो मिनिस्टर्स हैं या जो प्रेसिडेंट है या जो पीएम है, इन सब में डिवाइड होती है। तो पावर क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है तो कोई भी एक आदमी कंट्री के लिए फ़ैसला नहीं ले सकता, और सब से पूछ करके अगर फैसला लेंगे उसमें टाइम बहुत लगेगा, या फिर जो सही फैसला है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो डेमोक्रेसी है वो वीक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इमरजेंसी के टाइम पे। जब कंट्री में इमरजेंसी आती है तो ये एक वीक गवर्नमेंट प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट डज़ नॉट सपोर्ट टू वर्ल्ड पीस। अब हमने मेरिट्स के अंदर भी ये पॉइंट किया था कि ये वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करती है, यहाँ हम कर रहे हैं नेगेटिव बात के अंदर डीमेरिट में कि ये सपोर्ट नहीं करती। एक्चुअली ये क्या होता है, देखो हम सभी जानते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं वो डेमोक्रेसी में इलेक्शन उनके लिए जीतना थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोअर क्लास पीपल हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी पैसे वाली कंट्रीज़ हैं ना वो भी कहीं ना कहीं जो गरीब देश है उनमें अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं, पैसा कंपनीज़ वहाँ भेजती हैं, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम वो कैप्चर करती हैं, और यहाँ के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने पक्ष में करती हैं, ठीक है। तो एक तरह से ना जो पैसे वाले देश है वो जो गरीब देश है उन पे इकोनॉमिक कब्ज़ा कर लेते हैं, पैसों के हिसाब से उन पे रूल करते हैं वो। तो जो पैसे वाली कंट्रीज़ हैं वो गरीब देशों पे पैसे के द्वारा कंट्रोल कर रही हैं, तो यहाँ जब पैसे का कंट्रोल उन दूसरे देशों का है तो यहाँ जो गवर्नमेंट चलेगी ना वो भी कहीं ना कहीं उन पैसे वाली कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ की जो मेजर कंपनीज़ है उन्होंने चाइना से कर्जा ले रखा है, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है पैसे के दम पे। वहाँ जो पीएम बनता है वो कहीं ना कहीं चाइना की जो मंजूरी है उससे बनता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना वो दुनिया की शांति के लिए खतरा है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर पैसे वाले लोग पावर में आ रहे हैं, और जब पैसे वाले लोग पावर में आएंगे तो दुनिया की शांति को खतरा होगा, ठीक है। दैट्स इट। अब आगे हम करेंगे जो डेमोक्रेसी की एसेंशियल कंडीशंस हैं। तो अभी हम कर रहे हैं एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की देखो अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, जो डेमोक्रेसी की मेरिट्स हैं, अच्छी बातें हैं, फिर हमने स्टडी किया डेमोक्रेसी की जो डीमेरिट्स हैं, जो नेगेटिव बातें हैं। इन दोनों को स्टडी करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या और होना चाहिए जिससे कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम क्या देख रहे हैं, पीस एंड वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम। कंट्री के अंदर जो है ना वो पीस होना चाहिए, मतलब शांति होनी चाहिए। अगर वॉर की कंडीशन कंट्री में रहेगी तो डेमोक्रेसी हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। कंट्री का जो सिस्टम है ना, मींस जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है जो भी है वो प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से मैनेज्ड किया गया होना चाहिए, और
किसी भी तरह का वहाँ कन्फ्लिक्ट या ऐसा नहीं हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिसर्स है, उनकी गवर्नमेंट से नहीं मान रही, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर सिस्टम बहुत अच्छा होगा और कंट्री में शांति होगी ना, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर मान लो वॉर की सिचुएशन चल रही है तो ना तो इलेक्शन हो पाएंगे टाइम पे और ना ही गवर्नमेंट चेंज हो पाएगी, ठीक है। इसलिए पीस होना कंपलसरी है। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग नेशनल इनकम। अब हमने देखा कि कंट्री पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी के अंदर जो वेल्थी लोग हैं वो पावर में आ सकते हैं पैसे के यूज़ से। तो अगर कंट्री की जो इनकम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो उससे दो फायदे होंगे। क्या? पहला ये फ़ायदा होगा कि कंट्री में लोगों के पास पैसा रहेगा, ठीक है, और लोग जो है वो एक तरह से वेल्थ का यूज़ करके जो पावर में आना चाहते हैं उनको नहीं आने देंगे। और सेकंड चीज़ क्या होगी, जो हमने देखा था वर्ल्ड पीस को ख़तरा होता है डेमोक्रेसी में कि जो पैसे वाली कंट्रीज़ है वो जो गरीब देश है उन पे पैसे के दम पे एक तरह से उसकी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि कंट्री की खुद की इनकम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो किसी दूसरी कंट्री के अंडर पैसे के हिसाब से वो नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड पॉइंट, एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीज़न। अब इसमें क्या है कि जो लोग हैं ना, अगर वो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हों और अपने राइट्स और अपने वेलफेयर के लिए जागरूक हों ना, तो फिर क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको भड़का रही हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे करके, लोग उनकी बातों में नहीं आएंगे, वो खुद अपना जो सही गलत है उसको डिसाइड कर पाएंगे और इसी तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो कामयाब हो जाएगी, ठीक है। तो लोग जो अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में अगर सब चीज़ें खुद से देखने लग जाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी सही मायने में सक्सेसफुल मानी जाएगी। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम। हमने क्या देखा डीमेरिट्स के अंदर कि जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो कंट्री में एक आइडियोलॉजिकल डिवीज़न बन जाता है, वैचारिक मतभेद बहुत बढ़ जाते हैं लोगों के और वो शांति से फिर एक देश में नहीं रह सकते। तो फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे, यहाँ सिर्फ 2 ही पार्टीज़ होंगी और पार्टीज़ नहीं होंगी, और वो भी एक लेवल तक लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। अगर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उन पे अगर पेनल्टी सेट कर दी जाए, उनको अगर पनिशमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत नॉलेज है, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी और लोगों के पास सही जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचेंगी, है ना। हम अक्सर क्या देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, वो भी गलत चेंज करके हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ कम हो और उन पे भी एक तरह से कुछ लिमिटेशन सेट कर दी जाए तो कंट्री में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल की जा सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शंस। अब इसमें क्या है, देखो हमने देखा कि जो मनी का यूज़ करके जो वेल्दी लोग हैं वो पावर में आ सकते हैं, पैसे वाले लोग पावर में आ सकते हैं ना। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होगा कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे जो है वो गवर्नमेंट दे। मीन्स अगर कोई करोड़पति एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको भी गवर्नमेंट पैसे दे रही है इलेक्शन लड़ने के। कोई अगर गरीब इलेक्शन लड़ रहा है एमएलए का तो उसको भी पैसे कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। मान दोनों को 2 लाख रुपीज़ मान लो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, कि आप 2 लाख से ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते। और तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा कि जो रिच है या जो पुअर हैं वो इलेक्शन के अंदर इक्वल हो जाएंगे। कम से कम पैसे के यूज़ से कोई इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, ठीक है। तो यही है स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एलिजिबल एंड लॉयल पॉलिटिशियंस। जो सही योग्य है ना, जो रियल में हकदार हैं वही पॉलिटिशियन कंट्री के अंदर हों और वो लॉयल भी हों। लॉयल मीन्स समझते हो ना, जो कंट्री के वफ़ादार हों। तो पॉलिटिशियन योग्य होने चाहिए और वफ़ादार होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, अपनी ही गवर्नमेंट जो आर्मी है उसको गालियाँ निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंट्री के अंदर जो पॉलिटिशियन होने चाहिए वो अपनी कंट्री को कम से कम उनमें देशभक्ति की भावना तो होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी एंड मीडिया। मीन्स आज़ाद और पक्षपात ना करने वाली जुडिशरी हो और मीडिया हो, ठीक है। न्यायपालिका हमारी जो है वो आज़ाद होनी चाहिए, किसी गवर्नमेंट के अंडर वो प्रेशर में काम करने वाली नहीं होनी चाहिए, वो
लोगों के राइट्स को अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसको वो प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए, ठीक है। अब पॉइंट आता है मीडिया का। जो मीडिया है ना वो भी इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो लोगों की एक तरह से पॉलिसीज़ के बारे में जो नॉलेज है वो लोगों को मीडिया से मिलती है। गवर्नमेंट के अच्छे काम के बारे में या बुरे काम के बारे में जानकारियाँ भी मीडिया से मिलती हैं। तो मीडिया जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की जो आइडियोलॉजी है उसको बनाने में, कि लोग क्या सोचें, इस सोच को डेवलप करने के पीछे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। इसलिए मीडिया का इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर मीडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेके न्यूज़ देगा, है ना, तो वो मीडिया उस पॉलिटिकल पार्टी की प्रेज ही करेगा पूरा दिन। हो सकता है टेक्निकली या इन द रियल सेंस जो वो पॉलिटिकल पार्टी ख़राब हो, बट लोगों को तो क्या लगेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी है क्योंकि मीडिया उसकी बहुत प्रेज कर रहे हैं। इसलिए मीडिया का इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो एक पॉइंट है हमारा वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, पावर को एक सेंटर से निकाल के सब में डिवाइड कर रहा। तो पावर जो है वो किसी वन पर्सन के पास डेमोक्रेसी में नहीं रहनी चाहिए, सबको के अंदर पावर का डिवीज़न होना चाहिए। मींस हम चले लोकल गवर्नमेंट से, यहाँ गांव के अंदर पंचायतें होनी चाहिए, शहरों के अंदर जो नगर पालिका है वो होनी चाहिए, नगर परिषद होनी चाहिए, है ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी ये होनी चाहिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। तो ये सब चीज़ें कंट्री के अंदर सक्सेसफुली होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कंट्री का सक्सेसफुल तरीके से चलना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी की सक्सेस में। इवन महात्मा गांधी ने हमने किए था ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, उसमें आर्टिकल जो 40 है वो क्या बोलता है आपको कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पूरे स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करवाए, रेगुलर इलेक्शन करवाए उनके, है ना। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में ये स्टेटमेंट थी महात्मा गांधी की कि डेमोक्रेसी की जो रियल सक्सेस है वो तभी मानी जाएगी जब सभी लोकल गवर्नमेंट्स कंट्री में इस्टेब्लिश हो जाएं। हर गांव के अंदर जब पंचायत बन जाएगी तभी डेमोक्रेसी की सफलता का वो एक सिंबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट बनेगी वो अपने फ़ायदे के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकती है, रिटन तो है ही नहीं वो। तो जो उनको अच्छा लगेगा वही वो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल लोगों को बताएंगे और रूल अपनी तरफ से भी वो एक तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा तो कोई उसको चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, और अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ नहीं कर पाएगा, और डेमोक्रेसी फिर सक्सेस हो पाएगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन में होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम 1976 इंदिरा गांधी के इंसिडेंट से ले सकते हैं, जब उन्होंने कंट्री पे इमरजेंसी लगाई थी, है ना। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरह से इसके अंदर कुछ कमी थी, क्लियर चीज़ नहीं लिखी हुई थी। जैसे मान लो वो आर्टिकल 352 था जिसमें क्या लिखा था, इंटरनल रिवोल्ट, अंदरूनी कलह के नाम पे हम कंट्री में इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो उसको डिफ़ाइन नहीं किया हुआ था कि इस अंदरूनी कलह का मीनिंग क्या है। तो उन्होंने जो नॉर्मल कंट्री के अंदर थोड़ा वो झगड़ा चल रहा था उसको इंटरनल कन्फ्लिक्ट मान लिया और उसके हिसाब से कंट्री पे इमरजेंसी लगा दी गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का होना भी डेमोक्रेसी की सफलता के लिए ज़रूरी है। यहाँ ऊंच नीच, ये जाति धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो डेमोक्रेसी हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर जो एलिजिबल लोग हैं क्योंकि उनकी जाति छोटी है तो वो आगे नहीं आ पाएंगे, है ना। तो इसलिए कंट्री के अंदर सोशल जस्टिस का होना भी बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा इसी पॉइंट पे ख़त्म होता है। और हमने जो ये चैप्टर है वो एक तरह से इसको हम बोल दें कि हमने इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल से चैप्टर को डील किया है।
हमने चैप्टर को समझने की कोशिश की है कि चैप्टर में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी की मीनिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हमने समझने की कोशिश की और ये चैप्टर पूरा है समझने पे ही बेस्ड है। इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है या कोई इसमें फैक्चुअल इतनी चीज़ें नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ समझने की बातें हैं, बेसिक बातें हैं जो आपको डेमोक्रेसी के बारे में, अपने कंट्री के सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो जैसे थ्योरीज हमने की थी, उसमें कुछ स्कॉलर्स के नेम थे वो हमने नहीं किए, तो इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमने नहीं की क्योंकि टाइम बाउंडेशन के अंदर चैप्टर को ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी है ना, ठीक है। इसलिए हमने चैप्टर को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की और जो फैक्चुअल चीज़ें हमारी छूट रही हैं, रह रही हैं, वो हम कोशिश करेंगे जब आप स्कूल में आओगे, स्कूल हमारे रीओपन होंगे, तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।